भट्टे वाला अशोक नाम का व्यक्ति एक जो उनके भट्टे पर काम करते हैं लेबर वाले, उनको बुलाता है, उनको, उनकी बेटी को और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी का हाथ चाहिए अपने बेटे के लिए। जैसे ही वो ये बात कहता है तो जो भट्टे पर काम करते थे, उन लोगों की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहते हैं बाबूजी आप कहाँ और हम कहाँ? हम आपके भट्टे पर काम करते हैं और आपके पास तो 4 भट्टे हैं, 200-250 बीघा ज़मीन है, आपके पास इतनी दौलत है और आपका बेटा भी काफ़ी पढ़ा-लिखा है। ऐसा क्या देखा था उस भट्टे वाले ने उस लड़की के अंदर जो वो उसका हाथ माँगने पर तैयार हो जाता है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने उत्तर प्रदेश के एक इलाके की सच्ची घटना। यहाँ पर एक अशोक नाम का व्यक्ति होता है जिसके अपने 4 भट्टे हैं और अपनी 250 बीघे ज़मीन है। बहुत ही अमीर व्यक्तियों में उसकी गिनती है और अपने परिवार को बहुत ही अच्छे संस्कार उसने दिए हैं। परिवार में उसका एक बेटा है जिसका नाम है हर्षवर्धन, जो बीटेक कर चुका है और अब वो नौकरी की तैयारी में है। तभी उसका पिता कहता है कि बेटा नौकरी करने की ज़रूरत क्या है तुम्हें? 4 भट्टे हैं, 2 तुम सँभाल लिया करना, 2 मैं सँभाल लिया करूँगा और आगे से अच्छे से ऐसे ही लाइफ़ चलेगी, क्या दिक्कत है? इस बात को सुनकर हर्षवर्धन आ जाता है क्योंकि उसने पढ़ाई जो की थी, वो बाहर की थी, अपने पापा के पास आ जाता है अपने घर पर और जो उनकी बेटी है, वो एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए बाहर गई हुई थी। परिवार बहुत छोटा-सा है, परिवार में पैसे की कमी नहीं है, खुशियों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे से है। अब उनके भट्टे पर काम करने वाला एक जोड़ा था पति-पत्नी का, पति का नाम होता है सुखवीर और उसकी पत्नी होती है। वो वहाँ पर काम करते हैं, उनकी एक बेटी है जो कि अपने ननिहाल में रहती है, वहाँ पर उसने 12वीं तक की पढ़ाई की हुई है। अब उसकी नानी का देहांत हो जाता है तो उसी वजह से अब वो लड़की अकेली पड़ जाती है तो वो अपने माता-पिता के पास उसी भट्टे पर आ जाती है और वहीं पर काम करने लगती है। दोनों वहाँ पर काम करते हैं तीनों माता-पिता और वो लड़की बहुत मेहनत से काम करती है। ऐसे ही एक दिन वो लड़की जो मिट्टी होती है उसे जब मिलाते हैं, उसको कीच में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको पैरों से खून रही थी और उसे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। जून का महीना था, सुबह के करीबन 10:30 बजे हुए थे और जो हर्षवर्धन है, वो अपने ऑफ़िस पर आया था। जैसे ही वो ऑफ़िस की तरफ जा रहा था, तो उस लड़की को देखता है और उस लड़की को देखते ही देखता रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी और वो जब मिट्टी को मिला रही थी, तो पूरे शरीर पर पसीना था। ऊपर से उसने अपना दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ था। जैसे ही उसकी नज़र हर्षवर्धन पर पड़ती है, तो तुरंत वो अपना दुपट्टा उठाती है और ओढ़ लेती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। हर्षवर्धन वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन उसी समय फिर से हर्षवर्धन आता है और आज भी वो लड़की वैसे ही काम कर रही थी, लेकिन आज उसने अपना दुपट्टा कस के बाँधा हुआ था अपने शरीर पर, जिससे कि कोई उसे परेशानी ना हो। उस दिन भी वो हर्षवर्धन को देखती है, तो हर्षवर्धन उसे ऐसे ही एकटक निहार रहा था। तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन फिर से हर्षवर्धन ऐसे ही उसे निहारता है। जब उसे वो निहार रहा था, तभी वो कहती है कि मालिक, आप यहाँ क्या देख रहे हो? तभी वो उसके पास आता है और कहता है, कुछ नहीं, बस ये देख रहा हूँ, तुम कैसे काम करती हो। इस बात को सुनती है और चुप हो जाती है और हर्षवर्धन भी वहाँ से चला जाता है। अब चौथे दिन जब हर्षवर्धन आता है, तो रेखा और उसका परिवार उन्हें नहीं मिलता है। वो वहाँ देखता है उनकी जो जो उनका कमरा था वहाँ पर कच्चे कमरे बने हुए होते हैं, वहाँ पर भी वो देखता है, मुनीम से भी पूछता है लेकिन कहीं भी रेखा व रेखा का परिवार नहीं दिखता है। करीबन 2-3 दिन तक वो लगातार उन्हें देखता है लेकिन कहीं भी वो नहीं मिलते हैं। चौथे दिन रेखा फिर से वही काम करती हुई मिलती है, तो हर्षवर्धन से अब रुका नहीं जाता है और हर्षवर्धन उसके पास जाता है। तभी कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारा परिवार और तुम? मैंने तुम्हें कई बार देखा। तभी वो रेखा कहती है कि क्यों, आपको क्या काम आन पड़ा था हमसे? हम तो अपने किसी काम से किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे और बस बारिश का मौसम चल रहा है, तो रोज की ईंटों की जो थपाई है वो होती नहीं है, इसीलिए चले गए थे। इस बात को सुनकर वो चुप हो जाता है और कोई भी जवाब नहीं देता है, वहाँ से वो फिर चला जाता है। अब हर्षवर्धन जो है वो अपनी बहन के यहाँ चला जाता है, उसे कुछ सामान देने के लिए, उसकी स्टडी कैसी चल रही है उससे मिलने के लिए। हर्षवर्धन लगातार 4 दिनों तक नहीं आता है और रेखा अब उसे देखने लगती है कि अब नहीं आया, लगातार तब तो आता था और जब हम नहीं थे, तब भी उसे ऐतराज़ था कि हम कहाँ चले गए। इस बात को सोचती है, उसे ढूँढती है। 4 दिन बाद हर्षवर्धन फिर से आ जाता है।
और जब 4 दिन बाद हर्षवर्धन आता है, अब ना रेखा से रुका जाता है और ना ही हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन उसके लिए कुछ खिलौने लेकर आया था, कुछ चीज़ें लाया था ज़रूरत की, तो एक बैग में लेकर आया था, उस बैग को रेखा को देने के लिए उसके पास चला जाता है। और जैसे ही रेखा से कहता है कि रेखा, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ, तभी रेखा कहती है, क्यों? क्या ज़रूरत थी मेरे लिए सामान देने की, और आप हम जैसे छोटे लोगों को क्यों सामान दे रहे हो? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तभी हर्षवर्धन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर, क्योंकि रेखा भी कहीं न कहीं उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन रेखा फिर भी ये कहती है कि साहब, आप ये क्या कह रहे हो? हमारी और आपकी तो बराबरी ही नहीं है, प्यार का तो मतलब ही नहीं बनता। इतनी ही बातें वो कर रहे थे, तभी रेखा की माँ आ जाती है और माँ अपनी बेटी को हर्षवर्धन से बात करते हुए जब देखती है, तो उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो पहले भी 1-2 बार देख चुकी थी, वो दोनों एक-दूसरे को जब देख रहे थे। अब वो आते ही तुरंत हर्षवर्धन से कहती है कि मालिक, आप कहाँ और हम कहाँ? आप रेखा से बात मत किया करो, नहीं तो हम 15 सालों से बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारे काम को भी नकार दिया जाएगा और हमें यहाँ से जलील कर कर निकाल दिया जाएगा। इस बात को हर्षवर्धन सुनता है और हर्षवर्धन उसी समय अपने घर चला जाता है। रेखा को वो अपने उस कमरे में ले जाती है और अब शाम होती है। शाम को हर्षवर्धन का परिवार, उसका पिता अशोक खाना खा रहे थे और खाना खाते-खाते हर्षवर्धन कहता है कि पिताजी, मुझे शादी करनी है। तभी वो कहता है कि हाँ बेटा, ज़रूर से करो, मुझे भी पोते-पोती खिलाने का सुख मिलेगा। काफ़ी समय हो गया, तुम बीटेक भी कर चुके, 1-2 साल तुम्हें यहाँ पर भी हो गया। तो तभी वो कहता है उसका पिता कि लड़की कौन है? तभी वो कहता है कि पापा, लड़की आपके भट्टों पर काम करती है। इतना वो पिता सुनता है और वो अपने चेहरे पर शिकस्त तक नहीं आने देता। तभी वो कहता है कि कहीं सुखवीर की लड़की तो नहीं? तभी हर्षवर्धन कहता है कि पता नहीं सुखवीर है या कौन है, उसके पिता का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस लड़की से प्यार करने लगा हूँ। अब अशोक जो है वो अपने मुनीम को तुरंत कॉल करता है और कहता है, सुखवीर और उसकी बेटी और उसकी पत्नी को फ़ौरन यहाँ पर भेजो। जैसे ही मुनीम के पास पहुँच जाता है, मुनीम भागा-दौड़ा उनके पास जाता है और कहता है, सुखवीर, तुमने या तुम्हारी बेटी ने कुछ कर तो नहीं दिया? मालिक का इतनी रात गए फ़ोन आ रहा है, क्या हुआ? इस बात को सुनकर जो सुखवीर की पत्नी है, वो कहने लगती है कि हो ना हो, कुछ ना कुछ यही चक्कर है जिसका मुझे डर था। तो वो अपनी बेटी को डाँटने लगती है, तभी मुनीम कहता है, क्या हुआ? तो वो मुनीम को बताता है कि ये मुनीम को बताती है रेखा की जो माँ है, ये दोनों एक-दूसरे से बात कर रहे थे और मुझे उसी समय डर था, कहीं कोई ऊँच-नीच ना हो जाए, और मुझे लगता है मालिक को इस बात का पता चल गया। तभी मुनीम चिल्लाने लगता है कि तुम सबकी निगरानी मेरी ज़िम्मेदारी है और तुमने ये क्या किया? अब मुझे भी तुम्हारे साथ सुनना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। अब वो वहाँ से चारों लोग चले जाते हैं और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी जो पत्नी थी अशोक की, वो अंदर चली जाती है और अशोक पूछते हैं उस लड़की से, क्या तुम मेरे लड़के से प्यार करती हो? तो वो लड़की गर्दन नीचे झुका लेती है। तभी वो पूछते हैं कि सज़ा किसे मिलनी चाहिए, तुम्हें या मेरे बेटे को? तभी वो कहती है, मालिक, गलती तो किसी की भी नहीं है, लेकिन सज़ा जो भी आप देना चाहें, आप वो मुझे दे सकते हो। मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आ गई और मैं तो ननिहाल में थी, ना ही मैंने कुछ किया है, लेकिन फिर भी आपको सज़ा देनी है तो आप मुझे दीजिए, मालिक का कोई दोष नहीं है। जैसे ही वो ये कहती है, फिर उससे अशोक जो हैं वो उससे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, तो उन सभी सवालों का वो जवाब बड़ी ही बेबाकी से देती है, बहुत अच्छे से देती है। और अशोक जो है वो इम्प्रेस हो जाता है, वो भी अपने बेटे के साथ उसकी शादी करने के लिए तैयार होता है। वो कहता है, जैसी बहू मुझे चाहिए थी, वो सारे गुण बेटा तुम में हैं, आज से तुम मेरे घर की बहू हो और कहते हैं कि अब से तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुखबीर सब कुछ खड़ा चुपचाप देख रहा था, तभी वो कहता है कि मालिक, आप जैसा देवता इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हम छोटे लोगों को आपने अपने बराबर दर्जा दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। कई बार उसने पहले माफ़ी भी माँगी थी कि हमने कोई गलती नहीं की है और हमारा आपका कहाँ मुकाबला है, आप कितने बड़े लोग और हम बहुत छोटे लोग हैं। लेकिन अशोक कोई भी बात नहीं सुनता है और अपनी बेटी की शादी उस लड़की से करा देता है। अब उसके बेटे और उसकी बहू बहुत ही अच्छे तरीके से घर में रहते हैं। लड़की 12वीं पढ़ चुकी थी, लड़की का आगे एडमिशन करा दिया गया है और लड़की बड़े ही अच्छे तरीके से घर को सँभालती है, काफ़ी तेज है और सभी का आदर-सत्कार करती है और दिखने में इतनी सुंदर है कि लोग पूछते हैं कि इतनी सुंदर, इतनी होशियार बहू आप कहाँ से लेकर आए? ये थी
सच्ची कहानी एक भट्टे पर काम करने वाली लड़की की कैसे किस्मत चमकती है। वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।